बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों भारतवर्ष के एक विशाल राज्य पर सम्राट शत्रुजीत का राज्य था। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय राजा थे जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता यह थी कि वहाँ न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता था और न ही कोई अनाथ असहाय रह जाता। जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा होता, तभी सम्राट शत्रुजीत अपने वैभव पूर्ण वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में मुख पर मिट्टी और धूल मल कर चुपचाप महल के पिछले दौर से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई लोगों की बातें सुनते उनकी पीड़ा को निर्ममता से आत्मसम्मान देते। जहाँ कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सम्राट का हृदय विचलित हो उठता और फिर अगली भोर जब वह राजशाही पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका राजा अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गुप्त रहस्य से अवगत थे कि सम्राट रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक ऐसी शीतल रात्रि थी, मंद समीर चल रही थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचार कर रहे थे। हर मोड़ पर, हर छाया पर उनकी दृष्टि थी, कहीं कोई दुखी तो कहीं कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के माध्य जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई थी कि वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन ध्वनियों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली में एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वे छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। वह चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, चमन, रतन और फकीरा। वे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। चमन, जो सबसे चतुर था, फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझकर चलना होगा, पिछली बार की चूक नहीं दोहरानी चाहिए। रतन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचानी होगी। फकीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और संस्कारित स्वर में कहा, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। कहते हैं वह स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी एक अन्य चोर व्यंग में हंसते हुए बोला, हाँ राजा, वह तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है, किंतु प्रश्न यह था कि उन्होंने हाथ कैसे पकड़ना है। रात्रि गहराती जा गली वीरान थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। सम्राट ने अब देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मृदा मत बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, यह रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चोर चौंक उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह एक थका हारा मैले कपड़ों वाला सामान्य व्यक्ति है तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने आंखों सिकोड़ते हुए कहा, तू कौन है बे और क्या लेने आया है यहाँ पे? तुझसे? सम्राट हंसते हुए बोले, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। कौन कहता है कि केवल तुम ही उस्ताद हो इस नगर में? मैंने भी बहुत बड़े बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो इस वक्त किसी राजमहल में आराम कर रहा होता। फकीरा ने संदेह भरे स्वर में पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, कारनामे? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। चमन ठहाका मारते हुए बोला, वाह, सही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची उड़ान भरता है।
दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट मुस्कुराए और बोले, भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर फकीरा ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अगर काबिल निकला तो हमारे साथ रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर समझो सौदा पक्का। अब तक सम्राट ने बेजोड़ चतुराई से अपनी पहचान छिपा रखी थी। उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा, तो भाइयों, जब मैं अब तुम्हारा साथी बनने वाला हूँ तो जानना चाहूंगा, आखिर वो कौन सी साखितें हैं जो तुम्हें इतना निडर बनाती है। जब बड़ा हाथ मारना है तो सबको अपनी अपनी कला का ज्ञान होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले फकीर आगे आया और बोला, मेरे भीतर एक दुर्लभ गुण है। मैं किसी भी स्थान पर खड़ा होकर केवल अपनी सूंघने की शक्ति से जान लेता हूँ कि सोना, चांदी, हीरे, मोती या कोई अन्य बहुमूल्य खजाना कहाँ छिपा है। मेरे लिए खजाने की महक दूर से ही प्रकट हो जाती है। जब भी कोई बड़ा हाथ मारना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। सम्राट ने उसकी ओर गौर से देखा और प्रांता से कहा, वाह, यह तो बड़ा ही विलक्षण गुण है। तुम्हारी यह कला तो चुपचाप राज्य के गुप्त भंडारों तक भी पहुंच सकती है। अब चमन आगे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक छाया थी। वह बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूँ। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े जो कुछ भी कहे, उनके शब्द मेरे लिए अस्पष्ट होते हैं। यदि किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा हो या कोई घोड़ा अचानक वैकल्य हो जाए तो मैं जान जाता हूँ कि वहाँ कुछ अनहोनी घटने वाली है। सम्राट यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप हो रहा, फिर बोला, तुम तो प्रकृति की आवाजों को ही पढ़ लेते हो। यह गुण तुम्हें शत्रु के आने से पहले ही सचेत कर सकता है। अब तीसरे चौरंगा की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और गर्व से कहा, मैं ताले तोड़ने में निपुण हूँ। लोहे, पीतल या शाही कक्षों के सबसे कठिन ताले भी मेरी इस नन्ही तार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ताला चाहे जितना भी कठिन हो, मेरे हाथ में आते ही झुक जाता है। सम्राट मुस्कुराए और चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। ताले नहीं, मानो किस्मत की गिरेक खुलती है। अब सबसे अंतिम में रतन सामने आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, मेरा गुण सबसे निराला है और सबसे खतरनाक है। यदि मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं तो फिर वह लाख छिप जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। चाहे वह भीड़ में हो या नकाब में हो, दुश्मनों के झुंड में मेरी नजर उसे पहचान लेती है। सम्राट विस्मय से बोला, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंधकार तुम्हारी दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता? तुम तो सच्चे मायनों में अंधेरे के भी प्रहरी हो। अब सम्राट भली भांति समझ चुका था कि ये चारों न केवल भीतर थे बल्कि अपने पने हुनर में दक्ष भी थे। किंतु उसके भीतर तो अब एक नई योजना ने जन्म ले लिया था। वह मुस्कुराया और बोला, भाइयों, अब हमारी टोली इतनी योग्य हो चली है कि आज की रात कौन सा शिकार तय है। चारों ओर राजा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने कौशल तो खोल रखा था, परंतु अब उनकी आंखों में एक सन्यास्य था। रतन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, हमने तो अपने गुण बता दिए, पर तुमने अब तक कोई बात नहीं बताई। बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे लिए उपयोगी बनाती है? सम्राट ने नैतिक गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरे भीतर एक अनोखा गुण है। यदि हम कभी संकट में पकड़े जाएं या फंस जाएं तो केवल मेरी आंखों के एक इशारे से सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों ओर यह सुनकर चौंक गए। फकीरा बोला, क्या मृत्यु दृष्टि के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो कोई चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। एक अन्य बोला, यदि यह सच है तो हमारे गिरोह में सबसे अनमोल गुण तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे रहते हमें किसी चीज की चिंता ना होगी।
राजा ने मन ही मन अपनी योजना को सुदृढ़ करते हुए कहा, छोटी मोटी चोरी से क्या लाभ? यदि जीवन भर चैन से जीना है तो एक ही बार इतना बड़ा हाथ मारो कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। और वह जगह है राजमहल का खजाना। यह सुनते ही चारों चोरों की आंखें लालच से चमक उठी। फकीरा बोला, वह यह हुई ना बात, अगर इस बार हम सफल हो गए तो फिर जीवन भर ऐसे करेंगे। राजा ने भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। उसकी योजना अब चोरों को पूरी तरह फंसा चुकी थी। फिर वे सभी नगर गलियों में होते हुए महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे महल के समीप पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सभी चोर एक आंख सतर्क हो गए। फकीरा ने चमन की ओर देखा और कहा, भाई जरा सुनो तो, यह कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कोई खतरा है? चमन ने ध्यान से कुत्ते की आवाज को सुना। फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, यह कुत्ता यह कह रहा है कि हमारे साथ इस समय नगर का सम्राट चल रहा है। क्षण भर को एक सन्नाटा छा गया। सभी चोर चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभिंगा जोर से हंस पड़ा। अरे यह तू क्या बक रहा है? राजा भला इस अंधेरी गली में क्या कर रहा होगा? वह तो इस समय अपने शाही पलंग पर चैन की नींद सो रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े। लगता है इस बार तेरी कुत्ता भाषा कुछ बिगड़ गई है। चमन बोला, मैं वही कहा जो वह कह रहा था, शायद उसका मतलब किसी और से हो रहा हो। तब सम्राट ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, मेरा तो मानना है कि यह कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या जानवर भी अनाप शनाप बकने लगते हैं। चलो इन बेमतलब की बातों को छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। सभी ने हामी भरी और आगे बढ़ चले। राजा के होठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। योजना अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। चांदनी रात की चुप्पी में वे चारों चोर सम्राट के साथ महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे, परंतु न किसी की आंखों में भय था, न ही कोई कंपन, केवल लालच की धड़कती हुई ज्वाला। उनकी दृष्टियों में बेशुमार दौलत की चमक साफ झलक रही थी। महल की चौड़ी दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, फकीरा एकांक रुक गया। वह नीचे झुका, महल की भूमि की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब अधिक दूर नहीं है, इसकी खुशबू मेरे भीतर दौड़ रही है। इसी दिशा में चलो। मेरे पीछे बिना कोई प्रश्न किए तीनों चोर उसकी पीठ पीछे चल दिए। खामोश गलियारों, झुकी हुई दीवारों और एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राज्य का खजाना छिपा था। उनके सामने था एक विशाल और मजबूत द्वार, जिसके बीचों बीच एक भारी ताला जड़ था। अबंगा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह अपनी जेब से पतली सी तार निकालता है और उसे ताले में डाल देता है। उसकी उंगलियां मानो नृत्य कर रही हो और पलक झपकते ही वह ताला झटक की आवाज से मुस्कुराया और बोला, कहा था ना, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिकता। फिर धीरे से दरवाजा खोल गया। अंदर का दृश्य देखते ही चारों की आंखें चौंधिया गई। वह कक्ष मानो शर्मनाक बन चुका था। चारों ओर सोने की असरफियां, हीरे मोती जवाहरात, बेशुमार संपदा बिखरी हुई थी। एक चोर विस्मित होकर बोला, भाइयों, अब यह सब कुछ हमारा हो चुका है। अब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तो केवल ऐसे आराम के जीना है। और तभी सभी चोर दौलत समेटने लगे। किसी ने झोले में असरफियां भरी, कोई हीरो को संभालने लगा। वे सभी सोच रहे थे कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। अब उन्हें जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सम्राट को उसके साथ झुककर यही सब कर रहा था, परंतु उसके भीतर मुस्कान किसी और की उद्देश्य की थी। वह देख रहा था कि कैसे हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, पर उसकी दृष्टि कुछ और तलाश रही थी। थोड़ी देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली तो चोरों ने एक थैली सम्राट की ओर बढ़ा। लो भाई फकीरा, बोला, यह तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए हो, तुम्हें भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। सम्राट ने थैली की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे यह सब नहीं चाहिए।
मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी किस्मत में शायद यह दौलत नहीं लिखी थी। रतन हैरानी से बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? राजा ने केवल इतना कहा, तुम ही रख लो, इससे भी अपने हिस्से में बांट लो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें क्या, इसका भी हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। अब वे अपने अपने हिस्से गिनने में लग गए। सम्राट ने इसी अवसर का लाभ उठाया। वह एक बार चारों के पास गया और सहज ढंग से पूछा, अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो तुम कहाँ मिलोगे? सबसे पहले फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में रहता हूँ। कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इसी तरह सम्राट ने चमन और रतन से भी उनके नाम और ठिकाने पूछ लिए। चारों निश्चित थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जो उनके साथ खजाने में घुसा था वह इस भूमि का सम्राट है। खजाना लूट कर वे चारों अंधेरे वलीन हो गए। अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े और सम्राट धीरे धीरे उन्हीं नगर के गलियों से होता हुआ वापस अपने महल में आने लगा। उसके मुख पर संतोष की गहरी छाया थी। उसकी योजना सटीक ढंग से चल रही थी। राजा मन ही मन सोच रहा था, यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके भीतर एक ऐसे गुण हैं जो मेरी सेना में किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं। फकीरा जिसके नाक खजाने को घूस लेती है, अगर वही मेरे खजाने की रखवाली करे तो कौन चुरा सकेगा? जो किसी भी ताले को पल में खोल दे, क्या वह मेरे शत्रुओं के दुर्ग में घुसने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? और चमन जो पशुओं की भाषा समझता है, वह मेरे हाथियों और घोड़ों की सेवा में क्यों नहीं लगाया जाए? और रतन जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच्चाई पहचान लेती है, क्या वह मेरी महल की रक्षा में मुख पर भारी नहीं होगी? उसके विचार दृढ़ हो चुके थे। यदि मैं इन्हें कारागार में डालता हूँ, इनके ये अनमोल गुण सड़ जाएंगे, लेकिन यदि मैं इन्हें सही दिशा में ले जाऊंगा तो यह चोर नहीं, मेरे राज्य के रक्षक बन जाएंगे। यह निश्चय कर वह सम्राट तेज कदमों से महल की ओर लौट चला। अपने साथ एक नए युग की योजनाएं लिए। सुबह का सूरज निकला तो समूचे नगर में हलचल मच चुकी थी। एक खबर ने सबका चैन छीन लिया था। राजमहल का खजाना लूट चुका है। यह समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सभी दरबार में एकत्र हुए। कोई कह रहा था कि यह कार्य किसी बाहरी गिरोह का है, नगर के बाहर से आए होंगे और कोई चोरी कर भाग गए होंगे। किसी ने शंका व्यक्त की कि महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। एक से एक बड़ सुझाव दिए जा रहे थे, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। वही सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर बैठे शांति से यह सब सुन रहे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और गूंजती हुई आवाज में बोले, मुझे भली भांति छाछ है कि यह चोरी किसने की है और वे इस समय कहाँ हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें सम्राट की ओर टिक गई। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या वास्तव में आपको चोरों का पता है? सम्राट ने गंभीरता से कहा, हाँ, वे 4 हैं, फकीरा, चमन और रतन। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सम्राट ने सिपाहियों को आदेश दिया कि नगर के जिन स्थानों पर यह चारों रहते हैं, वहां तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लिया जाए। खुद सम्राट ने बताया, थोड़ी ही देर में चारों चोर रस्सियों से बंधे हुए दरबार में प्रस्तुत किए गए। अब वे भयभीत खड़े थे, यह सोचते हुए कि राजा को उनके नाम और ठिकानों की जानकारी कैसे मिल गई। सम्राट अभी भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ सिंहासन पर आसीन थे। तभी रतन की दृष्टि सम्राट के चेहरे पर पड़ी। कुछ क्षण तक वह उन्हें देखता रहा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, यह तो वही है। उसके मन में पिछली रात की स्मृतियां कूद गई। वही चाल,
वही आवाज, वही चेहरा। रतन ने बाकी साथियों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हमारा 5वां साथी यही सम्राट थे, वही हमारे साथ खजाने तक आए थे। तीनों ने पहले तो रतन की बात को हंसी में उड़ाएंगे। बोला, तू तो पागल हो गया है, भला सम्राट खुद चोरी करेगा? अगर यह सम्राट होता तो हमारे साथ रात भर घूमता। रतन गंभीरता से बोला, मैं अंधेरे में एक बार जिसे देख लेता हूँ उसे फिर कभी नहीं भूलता, और मैं शपथ लेता हूँ कि यह वही व्यक्ति है। अब सारा दरबार अस्तंभ था। सम्राट ने जबरदस्त ठहाका लगाया, उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर उन्होंने सिपाहियों की ओर संकेत किया और रस्सियां खोल दी। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, यह कैसा न्याय था? फिर सम्राट ने कहा, इन लोगों को पकड़ने का उद्देश्य इन्हें दंड देना नहीं था, बल्कि कुछ और था। उन्होंने दरबारियों से रात की पूरी घटना सुनाई, कैसे वे समय चोरों के साथ गए, कैसे उनकी काबिलियत को पहचाना और कैसे उनके नाम पते मालूम किए। अब चारों चोर सम्राट के चरणों में गिर पड़े और आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में भूल की, एक और अवसर दें, हम अपने परिचित में पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेंगे। सम्राट मुस्कुराए और बोले, तुम लोग चोर अवश्य हो, परंतु तुम्हारे भीतर अनमोल गुण है। यदि इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो तुम न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हो, बल्कि समूचे राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। और फिर सम्राट ने चारों को उनके गुणों के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया। रतन, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, उसे राजमहल का प्रधान प्रहरी बना दिया गया। जो बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता था, राजकोष का संरक्षक नियुक्त किया गया। चमन, जिसे पशु भाषा समझने का अद्भुत गुण था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख अधिकारी बनाया गया। फकीरा, जो सोने चांदी की गंध पहचान सकता था, राज्य के खोजी दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया। समय के साथ यह चारों पूर्व चोर सम्राट शत्रुजीत के सबसे वफादार और योद्ध दरबारी बन गए, जो कभी चोरों की नामे आते थे। आज वे अपनी काबिलियत से राज्य के स्तंभ बन चुके थे। तो मित्रों, यह सत्य है ही कहा गया है कि मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। यह मायने नहीं रखता कि कोई कहां से चला आया है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किस दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर अवश्य मिलता है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की। और जो व्यक्ति किसी के दोषों को नहीं, बल्कि गुणों को देखकर उसे सही मार्ग पर ला देगा, वही सच्चा नेता, सच्चा सम्राट होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।